Guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about RNA. That is a type of nucleic acid, and we, if I expand the form of RNA, then we will call it ribonucleic acid. और राइबोन्यूक्लिक एसिड में शुगर होती है, राइबो शुगर, जिसमें सेकेंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप अटैच होता है. बट अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू राइबोस. देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, विच इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या करता है, दूसरे एटम्स को अट्रैक्ट करता है और उनके साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है. और ये हमारा मोस्टली क्या करता है, म्यूटेंट हो जाता है, या फिर हम बोले तो म्यूटेशन शो करता है. इवन माय नेम इज़ आरती एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट अ टॉपिक दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये एक टाइप होता है किसका? न्यूक्लिक एसिड का. न्यूक्लिक एसिड में हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए की. दीज आर बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मोलिक्यूल मिलते हैं. ठीक है. अब जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसको हम राइबो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है. राइबोज शुगर में जो मेरा सेकेंड कार्बन होता है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट कार्बन होगा, यहाँ पे मेरा सेकंड कार्बन होगा, तो सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. अब जो ये OH ग्रुप है, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं. इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, विच इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है. बट जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, विच इज़ ए प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन डोनर हम उसको बोलते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है हाइड्रोजन का. अब यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर होने की वजह से ये डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड भी फॉर्म करेगा. ठीक है. और ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है बाय अट्रैक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से आरएनए में इनस्टेबिलिटी आ जाती है और वो अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है. और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो म्यूटेंट फॉर्म में मिलता है, मतलब वो ज़्यादा म्यूटेशन शो करता है. तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आरएनए दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके स्ट्रक्चर और उसके टाइप के बारे में स्टडी करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो. जिस भी चीज़ की बात करते हैं, हमें पहले तो उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि हम उसको स्टडी क्यों कर रहे हैं. तो अब मैं यहाँ पे आरएनए को स्टडी कर रही हूँ, तो एक कॉमन सेंस है कि भाई मैं ये जानना चाहूँगी कि वाई आई एम गोइंग टू स्टडी आरएनए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरएनए. तो आरएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, मेरे जीन्स में, मेरे जीनोम में, मतलब मेरे डीएनए में क्या, मेरी सेल जो है, सेल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो किस टाइप की सेल बनाएगी, वो कौन कौन से केमिकल सिंथेसाइज करेगी, वो कौन कौन से प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर सकती है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी. ठीक है. उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे, ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो अंदर है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर. एक सेल है, सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेली होता है न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है. उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. तो आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से, न्यूक्लियस से उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, फर्दर ट्रांसफ़र करेगा. कैसे? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से हम एक्सप्रेशन करते हैं. देखो, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मेरा क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं. एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं. अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो डीएनए एंड हिस्टोन के बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. अब हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है. ठीक है. बेसिक प्रोटीन है, लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड से जुड़ के बना हुआ है हिस्टोन, जो डीएनए को बाइंड करता है किसमें, न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में. और वो न्यूक्लियोसोम जो है, वो क्रोमोसोम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज होता है डीएनए का, और उसको इतने स्मॉल साइज में ऑक्यूपाई करना पड़ता है. दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा कोइल्ड और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, कि भाई वो न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाए, रिसाइड कर जाए. तो यहाँ पे जो मेरा डीएनए और हिस्टोन है, अब डीएनए जो है, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जैसे ए, सी, टी और जी, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड गुआनिन. अब ये जो बेसिस है, ये अरेंज होते हैं, एक एक स्ट्रक्चर होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर. ये नाइट्रोजनस बेसिस
एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। अब इन 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस होता है, जैसे मैंने ACT लगा लिया या फिर ATT लगा लिया या फिर मैं बोलूँ ACC लगा लिया, ठीक है, ACC है, तो ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, इसमें एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, तो ये कोडोन बन जाता है, इसको हम कोडोन बोलते हैं। ये एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब ये अमाइनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन से ही मेरी मॉर्फोलॉजी बनती है कि मेरी बॉडी में मेरा स्किन का कलर होगा तो मिलानिन पिगमेंट बनाएगा, तो वो मिलानिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। अब मेरी सेल है, सेल के अंदर इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन किससे मिलके बने हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। तो इनडायरेक्टली वो अमाइनो एसिड आया कहाँ से, नाइट्रोजनस बेसिस से आया। अब वो नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ है, वो डीएनए के अंदर है। तो ये इन्फॉर्मेशन किससे आई, डीएनए से आई। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, पहले वहाँ पे डीएनए होगा, डीएनए से पहले वो एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। अब वो एमआरएनए क्या बनाता है, अमाइनो एसिड बनाता है, जो जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, दैट इज प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देता है, जैसे मेरे नेल्स में, हेयर्स में केराटिन प्रोटीन है, मेरी आइज में रोडोप्सिन है, ठीक है। तो ये मेरी मसल्स में मायोसिन एक्टिन प्रोटीन है। तो ये अलग अलग जो प्रोटीन है वो बनते हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जब उनका प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, क्या, जीन एक्सप्रेशन कर रहा है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जीन का प्रोडक्ट फॉर्म होना और वो प्रोडक्ट फंक्शनल होना, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, कि कैसे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब जो हमारे आरएनए है ये राइबोसोम्स भी बनाती हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेल ही होता है, ठीक है। स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होती हैं इसके अंदर, और ये सब यूनिट किसकी बनी होती हैं, आरएनए की बनी होती हैं। और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है, इसीलिए हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। हेल्प असेंबल्स प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो एक मोनोमेर यूनिट भी कंसिस्ट करते हैं, वो डाइमेरिक भी हो सकते हैं, वो टेट्रामेरिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 उसमें पॉलीपेप्टाइड यूनिट भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। प्रोटीन ग्लोबुलर भी हो सकते हैं, हमारे फिब्रस प्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी असेंबलिंग कैसी है, मतलब वो किस तरह से असेंबल हो रखा है, उसमें भी हेल्प करता है कौन, आरएनए। स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए मोस्ट ऑफ द केसेस में आरएनए क्या होता है, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जब ये डबल स्ट्रैंडेड होगा। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, प्लस ये बहुत सारे वायरसेस का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब जो ये आरएनए है ये भी रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि इट इज़ ए बायोमोलिक्यूल एंड इट इज़ ए पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर जब भी वर्ड आ जाता है, पॉली मैंने बहुत सारी, मर्स माने मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है। तो मैंने बोला कि इट इज़ अ पॉलीमर एंड इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल है, इट मीन्स ये बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, वैसे ही हमारा आरएनए बना होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड है क्या, न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट्स होते हैं। एक शुगर कौन सी होगी, राइबोज शुगर होगी, ठीक है। राइबोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन के ऊपर कन्फर्मेशनल डिफरेंस होता है। कन्फर्मेशनल डिफरेंस, एक कार्बन के ऊपर तो 2 हाइड्रोजन अटैच है, किसमें, डीऑक्सीराइबोज में, और राइबोज में सेकंड कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक H प्रेजेंट है, एक H प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड 3 पार्ट कंसिस्ट करता है, या फिर मैं बोलूँ तो 3 कंपोनेंट उसके पास होते हैं। शुगर होता है, फोस्फेट होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। अब ये फोस्फेट जो है ये एसिडिक नेचर प्रोवाइड करती है किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को। द शुगर इन आरएनए इज राइबोस कंटेन द नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। जब मैं डीएनए की बात करती हूँ तो डीएनए के केस में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, ठीक है। अब जब मैं आरएनए की बात करती हूँ तो आरएनए के अंदर भी 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, और हमारा क्या होता है, यहाँ पे ग्वानिन होता है, ठीक है। आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कंप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, अगर मेरे पास एक स्ट्रैंड में साइटोसिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में उसके अगेंस्ट क्या होगा, उसके अगेंस्ट होगा ग्वानिन। एक में अगर एडेनिन है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, यूरेसिल होगा, ठीक है। इस तरह से कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है किसमें, आरएनए में। नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक्ड टू पेंटोज शुगर। अब यहाँ पे पेंटोज शुगर क्या है, 5 कार्बन कंसिस्टिंग शुगर, दैट इज राइबोज शुगर।
उससे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर। उसका अमाइनो ग्रुप यहाँ पे किससे बॉन्ड फॉर्म करता है, हमारी शुगर के साथ फॉर्म करता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करता है वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके, ठीक है। फोस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विथ 3 हाइड्रोक्सिल ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस अगर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोसाइड, अगर उसमें फोस्फेट भी आ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड है। तो अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड बना उसके थर्ड पोजीशन पे, थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिससे फोस्फेट ग्रुप जाके बॉन्ड बनाएगी और उस बॉन्ड को फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर दो न्यूक्लियोटाइड लिंक हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड एक शुगर से थर्ड कार्बन पे अटैच होगी, दूसरी शुगर से वो फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगी, ठीक है। इसीलिए इसको 3,5 फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं और ये डाइन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करती है। इस डायग्राम में हम राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है यूरेसिल एंड साइटोसिन, ठीक है। डबल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है ग्वानिन एंड एडेनिन। तो ये हमारे क्या है, प्यूरिन्स है और ये हमारे क्या है, पिरिमिडिन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है, राइबो शुगर है। राइबो शुगर में हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस हमारी एक फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एन है और ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है। हर एक बेस में एन प्रेजेंट है, दैट इज अमाइनो ग्रुप, ठीक है। वो यहाँ पे किससे, कार्बन से अटैच है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन के थ्रू फोस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके। तो एक फोस्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ है और ये जो कार्बन है ये फिफ्थ कार्बन है। तो सेकंड फोस्फेट फिफ्थ कार्बन पे अटैच होगी और जो फर्स्ट फोस्फेट है वो थर्ड कार्बन पे अटैच होगी। तो थर्ड और फिफ्थ कार्बन यहाँ पे क्या बनाते हैं, फोस्फो एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि दो बॉन्ड बन रहे हैं एक शुगर में, इसलिए फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है, शुगर और फोस्फेट के बीच में। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फोस्फेट, ये तीनों स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो सिर्फ शुगर और हमारा नाइट्रोजनस बेस हमारा क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। Understand types of RNA. RNA are broadly classified into coding RNA and non-coding RNA. Coding RNA का मतलब होता है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में, मतलब अमाइनो एसिड को जो कोड करे, मतलब जो प्रोटीन की सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करेंगे, वो हमारे कोडिंग आरएनए होंगे। और नॉन कोडिंग आरएनए वो होते हैं जो भाई प्रोटीन की सिंथेसिस में समहाउ तो वो रोल प्ले करेंगे बट वो एक्चुअल में अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, ठीक है। दीज आर नॉन कोडिंग आरएनए, मतलब उनका प्रोटीन में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। mRNA is the example of cyclic RNA. Types of RNA. RNA is classified into two broad categories. फर्स्ट होता है हमारा कोडिंग आरएनए, जिसको हम cRNA बोलते हैं। कोडिंग आरएनए का मतलब ये होता है कि वो अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। अब अमाइनो एसिड अगर बन गया तो वो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके एक चेन बना देंगे, ठीक है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। तो मतलब वो एक्सप्रेस हो रहा है। बट जब नॉन कोडिंग आरएनए की बात कर रहे हैं तो वो सम हाउ प्रोटीन सिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करेगा बट वो अमाइनो एसिड नहीं बनाएगा, इसीलिए हम उसको नॉन कोडिंग बोल देते हैं। और वो एक्सप्रेस नहीं होता है, अपना प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। mRNA इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडिंग आरएनए। mRNA मैसेंजर आरएनए होता है जो मैसेज लेके जाता है किससे, डीएनए से कोडोन की फॉर्म में, और कहाँ पे, राइबोसोम में। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है उसको रीड करके, ठीक है। tRNA and rRNA, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन कोडिंग आरएनए। ट्रांसफर आरएनए सिर्फ ट्रांसफर करेगा कोडोन्स को, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स की सब यूनिट्स बनाएगा। तो ये नॉन कोडिंग आरएनए डायरेक्टली नहीं अमाइनो एसिड बना रहे पर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कोडिंग आरएनए कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, नॉन कोडिंग आरएनए डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो नॉन कोडिंग आरएनए है, जो हमारे नॉन कोडिंग आरएनए है वो दो टाइप के हैं, जिसको हम हाउस कीपिंग भी बोलते हैं और रेगुलेटरी नॉन कोडिंग आरएनए बोलते हैं। हाउस कीपिंग नॉन कोडिंग आरएनए मतलब, हाउस कीपिंग का मतलब है कि सेल की स्ट्रक्चर को बिल्ड करना, सेल के ऑर्गेनेलीज को बिल्ड करना, ठीक है, इस तरह से। जैसे ट्रांसफर आरएनए है हमारा, ठीक है।
और राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर को बना रहा है, तो हाउस कीपिंग जीन है, ठीक है। रेगुलेटरी आरएनए जो रेगुलेशन में हेल्प करे, रेगुलेट करने का मतलब होता है किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करना या फिर उसको उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करने में हेल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, हाउस कीपिंग की, तो हाउस कीपिंग में हमारे क्या आते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए आते हैं, इनको रेगुलेटरी नॉन कोडिंग आरएनए बोलते हैं। रेगुलेटरी नॉन कोडिंग आरएनए फिर फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए में, जिसमें हमारा एलएनसी आरएनए आता है एंड शॉर्ट एनसी आरएनए आता है और एसएनसी आरएनए आता है। एलएनसी एटलीस्ट 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है और एसएनसी आरएनए लेस देन 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। अब ये भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है माइक्रो आरएनए में, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए में, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए में, पीवी इंटरेक्टेड आरएनए में और यहाँ पे हमारा एसआईआरएनए में। हम कुछ फंक्शन अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए के। जैसे एमआरएनए है हमारा, मैसेंजर आरएनए है, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। ये क्या करेगा, ये कोडोन लेके आएगा, वो कोडोन्स यहाँ पे रीड करेगा, कौन, हमारा राइबोसोम रीड करेगा उसको, ट्रांसफर टीआरएनए हमारे अमाइनो एसिड को लेके आएगा और वो यहाँ पे टेम्पलेट किसको रीड करके प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, एमआरएनए को रीड करके प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड को राइबोसोम में, ताकि राइबोसोम क्या करे, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करे, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं, असेंबल करते हैं एमआरएनए को, टीआरएनए को, ट्रांसलेशन फैक्टर्स को, ताकि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो सके एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। माइक्रो आरएनए क्या करता है, एंटी सेंस आरएनए होते हैं जो जीन रेगुलेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कंपोनेंट ऑफ स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम्स के कंपोनेंट हैं जहाँ पे प्रोटीन मॉडिफिकेशन होती है और स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं आरएनए की। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको, एक्सोन्स को वो स्प्लाइस कर देंगे, उसको काट के अलग कर देते हैं, सिर्फ हमारा जो कोडिंग पार्ट होता है वही बचता है। रिमूवल ऑफ हमारा इंट्रॉन्स एंड एक्सोन्स। देखो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स क्या है, इंट्रॉन्स हमारे नॉन कोडिंग पार्ट है और एक्सोन्स क्या है, कोडिंग पार्ट है। तो एक्सोन्स को कट करके अलग कर दिया, किससे, इंट्रॉन्स से, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, स्पेसिफिकेशन साइट्स ऑफ मॉडिफाइड न्यूक्लियोसाइड कंपोनेंट, ये क्या है, जहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करनी होती है वहाँ पे मॉडिफिकेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब होता है कि कहीं पे रीडिंग में क्या होगी, मिस्टेक हो गई, प्रॉपर रीडिंग नहीं हुई कोडोन की, ठीक है, तो वहाँ पे मॉडिफाई करना होता है, रिपेयर करना होता है, उस टाइम पे ये हमारे मेजर रोल प्ले करते हैं। और मॉडिफिकेशन का मतलब ये भी होता है कि कुछ प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, कुछ लिपिडोप्रोटीन्स बनते हैं, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोटीन के साथ क्या अटैच कर रहे हो आप, क्या अटैच करके, कार्बोहाइड्रेट अटैच कर रहे हो, प्रोटीन अटैच कर रहे हो या फैट अटैच, मतलब प्रोटीन तो वो है ही, फैट अटैच कर रहे हो, तो अटैच करके आप उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। पीआई आरएनए, पीवी इंटरेक्टिंग आरएनए, इसका सेंट्रल रोल होता है गैमेटोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट की फॉर्मेशन होना, जैसे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ooजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू हमारे स्पर्म्स बनते हैं, ooजेनेसिस के थ्रू ओवा बनते हैं। साइलेंसिंग ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स को भी हम स्टडी करेंगे, ट्रांसपोजोन्स को एज ए साइलेंसिंग ट्रांसपोजोन्स ये एक्ट करते हैं। फाइटिंग विद वायरसेस, रेगुलेट करते हैं एंडोजेनस जीन्स को, जो हमारी सेल के अंदर है उनको रेगुलेट करते हैं। उनके फंक्शन को रेगुलेट करने का मतलब है कि किसी सेल में वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, किसी सेल में वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करना, उसके फंक्शन को या तो करवाना, एक्सप्रेस करवाना या फिर इनहिबिट करवाना। SIRNA, स्मॉल इंटरेक्टिंग आरएनए, ये एक्टिवेशन और डिग्रेडेशन करते हैं किसका, कॉम्प्लीमेंट्री mRNA का। और हम बोले तो वायरल पर्टिकुलर वीडियो में जो हम मेन 3 टाइप्स के आरएनए को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इन 3 आरएनए को हम डीपली स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो mRNA है हमारा फर्स्ट आरएनए जो हमारा प्रोटीन प्रोडक्शन के टाइम पे बनता है। मतलब जब हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज करना होगा तो हमारे डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा, हमारे डीएनए से सबसे पहले mRNA बनेगा, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा mRNA, मैसेंजर आरएनए। इट कैरीज द मैसेज फ्रॉम डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस साइट। ये डीएनए से कोडोन की फॉर्म में मैसेज लेके जाता है राइबोसोम्स में, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है।
ये 2 to 5% बनाता है टोटल हमारी सेल के अंदर जितना भी आरएनए प्रेजेंट है उसका 2 to 5% पार्ट बनाता है। इट मस्ट बी एटलीस्ट 300 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग एंड बेस्ड ऑन द ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड का मतलब है कि 3 नाइट्रोजनस बेस जो होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी ACC है या फिर CCA है, तो यहाँ पे साइटोसिन और एडेनिन है, ठीक है। तो ये 3 नाइट्रोजनस बेस है जो एक कोडोन बनाते हैं और एक कोडोन हमारा एक अमाइनो एसिड बनाता है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट कोड के ऊपर बेस्ड होता है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, mRNA के स्ट्रक्चर को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात है वो ये है कि हमारा जो mRNA होता है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। SS जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड। इसमें बेस क्या होंगे, एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, साइटोसिन होगा और ग्वानिन होगा, ठीक है। इट्स बेस डू नॉट पेयर एज इट फंक्शन एज ए टेम्पलेट फॉर कोडिंग अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये है कि एडेनिन जाके यूरेसिल से अपनी एक चेन है, मान लो यहाँ पे A प्रेजेंट है, U प्रेजेंट है, C है, G है, U है, फिर A है, C है, G है, U है, तो ये चेन ये U जाके A से ना बॉन्ड करे, मतलब अपने अंदर ही सेल्फ बॉन्डिंग ना हो। इस ये क्यों नहीं होती बॉन्डिंग, क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है कोडिंग करने के लिए, किसको, अमाइनो एसिड को, जब ये प्रोटीन फैक्ट्री के पास जाता है, राइबोसोम के पास जाता है। इस बेस सीक्वेंस इज कम्प्लीमेंट्री टू डीएनए में अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे U आ जाएगा, mRNA के केस में यहाँ पे U आ जाएगा। अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे mRNA में C आ जाएगा। तो इसके जो बेसिस होते हैं, बेस सीक्वेंस होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है, किसका, डीएनए की कम्प्लीमेंट्री होता है। मोनोसिस्टोनिक होते हैं। मोनोसिस्टोनिक का मतलब है सिर्फ एक ही कोडोन को कंसिस्ट कर रहे हैं, एक कोडोन को कंसिस्ट कर रहे हैं, एक अमाइनो एसिड को फॉर्म कर रहे हैं। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि मल्टीपल अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होते हैं mRNA के, देखो mRNA का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है 5 प्राइम कैप। ये mRNA के 5 प्राइम पे प्रेजेंट होती है, कैपिंग होती है। इसमें एक मिथाइलेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मिथाइलेटेड ग्वानिन प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है ग्वानिन से 5 प्राइम एंड पे, ठीक है, जिसको हम कैपिंग बोलते हैं। द कैप डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एज mRNA विदाउट ए कैप बॉन्ड्स पुअरली टू द राइबोसोम। ऐसा किसमें होता है, यूकैरियोटिक mRNA में बेसिकली होता है कि जो कैप है वो कैप यूकैरियोटिक mRNA में रिक्रूट करती है mRNA को, किसमें, राइबोसोम के अंदर। नॉन कोडिंग रीजन होता है इसके बीच में, एक नॉन कोडिंग रीजन भी होता है। नॉन कोडिंग रीजन द कैप, जैसे ये है अनट्रांसलेटिंग रीजन, ये UTR क्या है, अनट्रांसलेटिंग रीजन है। ये ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस, अनट्रांसलेटिंग रीजन का मतलब है वो रीजन जो ट्रांसलेट नहीं होगा, मतलब नॉन कोडिंग रीजन है। तो कैप इज फॉलोड बाय 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड रिच इन एडेनिन ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड डज नॉट ट्रांसलेट एनी प्रोटीन। तो वो अनट्रांसलेटेड रीजन है। और यहाँ पे जब टेलिंग होती है, टेलिंग से पहले भी अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। इनिशिएशन कोडोन क्या होता है, AUG इज द इनिशिएशन कोडोन, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी इसको स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। और यहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन के बाद AUG प्रेजेंट होगा जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, दोनों के केस में, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। कोडिंग रीजन आता है, फिर बीच में हमारा अनट्रांसलेटिंग रीजन, फिर उसके बाद स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन के बाद हमारा कोडिंग रीजन आता है। कोडिंग रीजन कंप्राइजेस अप्रोक्सीमेटली 300 to 1500 न्यूक्लियोटाइड्स। उसके अंदर क्या होते हैं, 300 to 1500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। अब मैं प्रोकैरियोटिक mRNA और यूकैरियोटिक mRNA के बारे में डिस्कस करूंगी। प्रोकैरियोटिक mRNA हमारा ओप्रोन से बनता है। ओप्रोन क्या होता है, इसमें बहुत सारे कोडोन्स होते हैं, ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं हमको। ये साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। इसमें 5 कैप और 3 कैप हो भी सकती है, नहीं भी होगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोट में जो ट्रांसलेशन है वो साथ साथ होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है mRNA की सिंथेसिस, मतलब इसका बनना, और ट्रांसलेशन का मतलब है इसको, इस mRNA का कोड करना और प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो ये दोनों ही कपल्ड होते हैं, साथ साथ चलती हैं। किसमें, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। इसमें राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, शाइन डलगार्नो सीक्वेंस होता है किसमें, हमारे प्रोकैरियोटिक mRNA में, जो जिसको आइडेंटिफाई करता है राइबोसोम, ठीक है। लाइफ स्पेन जो होता है प्रोकैरियोटिक mRNA का वो बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि वो साथ में ही ट्रांसलेशन भी कर रहा है। इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बहुत कम होगी क्योंकि यहाँ पे कपल्ड होती है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब मैं यूकैरियोटिक mRNA की बात करूँ तो mRNA यहाँ पे सिंगल जीन कंसिस्ट करता है,
और ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर बनता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं था और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है, इस वजह से। इसीलिए ये सिंगल जीन को कंसिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको मोनिसिस्ट्रोनिक बोलते हैं। इसको 5 प्राइम कैपिंग भी होती है और 3 प्राइम में टेलिंग भी होती है। टेलिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी अप्रोक्स 200 एडिनिन यहाँ पे बाइंड हो रखे होंगे 3 प्राइम एंड पे, इसीलिए इसको 3 प्राइम टेलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब एमआरएनए बन जाता है, तो उसमें मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है इंट्रोन्स को रिमूव करके अलग कर दिया, जो कि नॉन कोडिंग पार्ट है, एक्सोन को अलग कर दिया, जो कि कोडिंग पार्ट है। अब एक्सोन से यहाँ पे पहले तो 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे मिथाइलेटेड ग्वानिन अटैच होता है, 3 प्राइम एंड पे एडेनिन अटैच होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कभी कभी लिपोप्रोटीन बनते हैं तो लिपिड अटैच होता है, कभी कभी हमारे ग्लाइको प्रोटीन्स बनते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। ठीक है, लाइफ स्पेन इसका स्टेबल होता है, क्योंकि पहले मॉडिफिकेशन होगी, उसके बाद जाके ये न्यूक्लियस से बाहर जाके किसमें, राइबोसोम में क्या करेगा, अपनी कोडिंग करेगा। ठीक है, तो ये मेजर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंडर को जाता है। कौन, एमआरएनए किसके केस में, यूकैरियोट्स के केस में। आरएनए की बात करते हैं। टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए है। ये 10 to 20% बनाता है टोटल आरएनए का। इट इज़ टू स्मॉल टू बी प्रेसिपिटेटेड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम इसको एज ए प्रेसिपिटेट, अगर हम एज ए सुपरनेटेंट और प्रेसिपिटेट अलग करना चाहें दोनों को सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के थ्रू, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है साइज में, और छोटा होने की वजह से ये सोल्यूबल होता है। तो इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसोल्यूबल हो। ठीक है, पर ये इनसोल्यूबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल है साइज में। दीज आर अप्रोक्सीमेटली 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, और ये इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 3.8s। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वो अमाउंट होती है, वो टाइम की वो अमाउंट जो भी कोई भी पार्टिकल लेगा, जितना टाइम क्या करने के लिए, अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए अंडर द गिवन एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कैसे दी जाएगी, सेंट्रीफ्यूज करके उसको दी जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है dr/dt के। ठीक है, dr/dt के इक्वल होती है। अब यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हम टीआरएनए का देखें तो उसको अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो यहाँ पे निकाला गया है 3.8s। ठीक है, इट हैज़ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन द बेसिस गिवन राइज टू 3 आर्म्स। यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है क्योंकि हमें पता है कि हमारे एमआरएनए में या फिर आरएनए में, बात करें एमआरएनए की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं। तो जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, बट जो आरएनए है, टीआरएनए है, जो उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से 3 आर्म बनती है। एक होती है हमारी एंटीकोडोन आर्म, एक होती है, ये तो हमारी कोडोन आर्म है, एक ये है हमारी एंटीकोडोन आर्म। तो एंटीकोडोन आर्म, कोडोन आर्म हमारी बनती है, डी आर्म बनती है। ठीक है, टी लूप बनता है, और यहाँ पे हमारा साई सी आर्म बनती है। ठीक है, तो ये लूप एट द एंड ऑफ द एंटीकोडोन, एंटीकोडोन के पास एक लूप होता है। ठीक है, एंटीकोडोन लूप सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इट में कंटेन रेजिड्यू ऑफ आइदर आइनोसिन, लाइसिडीन और सुडोयूरिडीन। ठीक है, आइनोसिन, लाइसिडीन और सुडोयूरिडीन, इनके ये रेजिड्यू कंसिस्ट करता है। और ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन है नाइट्रोजनस बेसिस की। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस की मॉडिफिकेशन है ये। जैसे यहाँ पे आई साइन दिख रहा है हमें। ठीक है, ये आई साइन है, आइनोसिन है, लाइसिडीन है इसमें। ठीक है, सुडोयूरिडीन है। द डी आर्म, यहाँ पे जो डी आर्म है वो कंटेन करती है डायरोयूरिडीन कंसिस्ट करती है डायरोयूरिडीन रेजिड्यू, एंड इट इज़ अ रिकॉग्निशन साइट फॉर एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। जो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करता है, अटैच करता है, उस एंजाइम के लिए रिकॉग्नाइजेशन साइट ये होती है, क्योंकि इसमें डाईयूरेडिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाईयूरेडिन ये यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और एक होती है टी साई हमारी सी आर्म। ठीक है, टी साई सी आर्म, टी है, साई है और सी आर्म है, इसको हम टी साई सी आर्म बोलते हैं। इसमें रेजिड्यू होता है राइबोथाइमिन का, टी प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, और साई सुडोयूरिडीन है, साई हमारा सुडोयूरिडीन है, जैसे यहाँ पे भी सुडोयूरिडीन था, यहाँ पे भी सुडोयूरिडीन है। साइटी डाइलेट है, सी प्रेजेंट है इसमें, साइटी डाइलेट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ऑर्डर में प्रेजेंट है, सर्व एज अ बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। द टू एंड ऑफ द शेप फॉर्म द एक्सेप्टर आर्म, एक एक्सेप्टर आर्म बनती है।
सेप्टम स्टेम बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे आके हमारे इसको CCA है ना, जैसे यहाँ पे ये क्या है, अमाइनो एसिड है, सॉरी ये एक कोडोन है, इस कोडोन को वो क्या करेगा, रीड करेगा और यहीं पे अमाइनो एसिड आके अटैच होगा इसको रीड करके, ठीक है, CCA को रीड करके। तो ये अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है ट्रांसफर RNA में। हम बोल सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे डी लूप है, डी लूप प्रेजेंट है। डी लूप क्या करती है, हेल्प करती है tRNA को बाइंड करने के लिए, किसके साथ, डी लूप हमारी हेल्प करती है रिकॉग्नाइज करने में अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम को। अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम क्या है, अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज। तो ये tRNA सिंथेटेज को क्या करेगी, ये रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड के लिए अलग tRNA सिंथेटेज एंजाइम होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो T-साई-C लूप है, T-साई-C लूप जो है ये क्या करती है, ये tRNA को राइबोसोम से बाइंड करती है। अब एक एंटी कोडोन लूप होती है जिसमें यहाँ पे कोडोन प्रेजेंट है, ठीक है। ये कोडोन क्या करते हैं, ये कोड का काम करते हैं, कोड को रीड करते हैं mRNA पे, ठीक है, mRNA से बाइंड करके कोड को रीड करेंगे। अब एक यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, एक हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा लूप और वेरिएबल लूप प्रेजेंट होती है, वेरिएबल लूप और एक्स्ट्रा लूप बिटवीन द एंटीकोडोन लूप एंड T-साई हमारी C लूप के बीच में, ठीक है। ये क्या करती है, tRNA की स्टेबिलिटी करती है। ये अमाइनो एसिड को अटैच करने वाली साइट है जहाँ पे अमाइनो एसिड आके अटैच होंगे। RNA बच गया जो कि rRNA है। rRNA इज राइबोसोमल RNA, इट इज़ फाउंड इन राइबोसोमल RNA। राइबोसोम हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनेली है सेल का जिसमें ये मिलता है। इट इज़ मेक अप 80% ऑफ द RNA ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना टोटल RNA है उसका 80% ये बनाता है। अब ये अलग अलग होता है, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग होता है। अब जो राइबोसोम होता है उसकी 2 सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करूँ तो 1 कॉपी ऑफ 5s RNA, s RNA 120 न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट करती हैं, 20s RNA। देखो यूकैरियोटिक RNA जो होता है वो उसकी लार्ज सब यूनिट होती है 60s और स्मॉल सब यूनिट होती है 40s। और प्रोकैरियोट की बात करें तो लार्ज सब यूनिट 50s होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30s होती है, ठीक है। अब जो ये लार्ज सब यूनिट होती है 30s, ये फर्दर डिवाइड होती है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे 5.8s RNA और 28s राइबोसोमल RNA और 5s राइबोसोमल RNA। अब ये 40 प्रोटीन्स को कंसिस्ट करते हैं और अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है, जैसे 5s RNA में 120 न्यूक्लियोटाइड, 20s RNA में 4718 न्यूक्लियोटाइड्स, 5.8s RNA में 160 न्यूक्लियोटाइड्स और हमारी 18s RNA में 550 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये प्रेजेंट होते हैं इन सब यूनिट्स में। अब स्मॉल सब यूनिट की बात करते हैं 40s में तो 30 प्रोटीन्स होते हैं और 18s राइबोसोमल RNA होता है। अब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो लार्ज सब यूनिट है वो डिवाइड होती है 23s में, 5s में और 31 प्रोटीन वो कंसिस्ट कर रही है। अब जो स्मॉल सब यूनिट है 30s वो 16s राइबोसोमल RNA से मिलके बनी होती है, उसकी सब यूनिट जो होती है वो 21 प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अब यहाँ पे जो हमारा 23rd sRNA है उसमें 2900 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इंस्टेड ऑफ 28s RNA इन लार्जेस्ट सब यूनिट, ठीक है। और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें 16 राइबोसोमल सब यूनिट है और वो कंसिस्ट कर रही है 1540 न्यूक्लियोटाइड्स एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक mRNA। होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे आप डायग्राम से समझ सकते हो कि ये 80s है, ये 60 एंड 40 में डिवाइड होगा, ये 60 जो है ये अलग अलग सब यूनिट में डिवाइड होगा और कुछ प्रोटीन में डिवाइड होगा जो इसको बना रहे हैं। ऐसे ही 40s का कंपोनेंट क्या है, 30 प्रोटीन और 18s राइबोसोमल RNA। ऐसे ही यहाँ पे इसका कंपोनेंट ये है, इसके कंपोनेंट ये है। राइबोसोमल सब यूनिट को पहली बार स्टडी कर रहे हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो 60s और 40s है वो 80x के इक्वल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इनका सम नहीं है। ये 80s जो सब यूनिट है यहाँ पे वो इसका सम नहीं होता इन यूनिट का, ये सेडिमेंटेशन टाइम होता है कि वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी में पहुँचने के लिए कितना टाइम लेंगे अंडर अ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, वो ये सेडिमेंटेशन टाइम होता है, ना कि ये इनका पार्ट है।